Hi guys, this is Sakshan here on Math Classes. In today's video, we will discuss the chapter 8, Motion of class 9th NCERT. So let's start this video. First, what is motion? Motion is a common phenomena observed in our daily lives. A moving bus, a running dog, etc. So motion, while a rock lying on the road doesn't show motion, and we say that the rock is in the position of rest. Change in weather, day and night, sunset and sunrise, all are the consequences of the motion of the earth. But the question arises, what is motion? So let's see what is motion. Movement of any object from one position to another position with respect to the observer is called motion. यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह with respect to the observer, यानी कि जो ऑब्जर्वर देख रहा है उसकी नज़रों में अगर वो मूवमेंट होता है तो उसे ही हम कहते हैं मोशन. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मोशन. मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोजीशन टू अनदर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर इज कॉल्ड मोशन. लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड दिस इज रेफरेंस पॉइंट. लेट्स सी व्हाट इट इज. The point from which location is observed and measured is called the reference point. यानी वो point जिससे हम लोकेशन को ऑब्जर्व करते हैं, मीज़र करते हैं, उसे कहते हैं रेफरेंस पॉइंट. जैसे कि मैंने एक सेंटेंस बोला, स्कूल जो है वो टेम्पल से 5 किलोमीटर ईस्ट के डायरेक्शन में है, तो इसमें हमारा रेफरेंस पॉइंट हुआ टेम्पल, क्योंकि ये टेम्पल का हम टेम्पल से देख रहे हैं कि स्कूल 5 किलोमीटर दूर है, इसलिए हमारा जो टेम्पल हुआ ये हुआ रेफरेंस पॉइंट. ओके, यानी वो पॉइंट जहां से हम देखते हैं, जहां से हम मेजर करते हैं, जहां से हम ऑब्जर्व करते हैं, उसी पॉइंट को हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज रेस्ट. इफ एन ऑब्जेक्ट डजंट चेंज इट्स पोजीशन इट इज सेड टू बी इन रेस्ट. अगर कोई ऑब्जेक्ट उसकी पोजीशन में हमें कोई चेंज नहीं दिखता है, यानी रेफरेंस पॉइंट पे हम खड़े हैं, अगर हमें कोई चेंज नहीं दिखता है तो फिर उस ऑब्जेक्ट को कहा जाएगा कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है. इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट पोजीशन इट इज सेड टू बी इन मोशन. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तो कहा जाएगा कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है. ओके. In short, an object is said to be in motion if it changes its position with respect to a reference point in its surrounding with the passage of time. Example can be a moving car. Okay. Let's see the next topic. Rest and motion are interrelated. Rest और motion जो है वो interrelated है. कैसे? An object may appear to move and stationary for another person. They depend on the viewer. एक इंसान उस चीज को देख रहा है तो फिर उसे लगेगा कि वो चीज चल रही है, जबकि दूसरा इंसान जो अंदर होगा उसे लग रहा होगा कि बाहर की चीजें चल रही है. इसको आप एग्जांपल से समझ रहे थे. जैसे कि हम ट्रेन में बैठे हैं एंड ये हमारा है स्टेशन. तो जब हम ट्रेन में जब बैठे होंगे, यानी कि जब ट्रेन रेफरेंस पॉइंट होगा तो हमें लगेगा कि स्टेशन मूव कर रहा है. ओके, यानी उस वक्त ट्रेन जो है वो रेस्ट में है और स्टेशन जो है वो मोशन में है. बट वही अगर हम स्टेशन पे खड़े होंगे तो हमें लगेगा कि ट्रेन चल रही है और सही चीज़ स्टेशन पे है. अगर हम रेफरेंस पॉइंट सही होगा तो हम देखेंगे भी सही, यानी कि हमारे रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है कि हम क्या देख रहे हैं. सो इसी तरह से हमारा रेस्ट एंड मोशन इंटर रिलेटेड है. लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक. टाइप्स ऑफ मोशन. There are various types of motion as an object may move in various ways. If an object moves in straight line, the motion is said to be rectilinear. If curved path, it is said curvilinear. वैसे तो इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं बट सारे टाइप्स इंपॉर्टेंट नहीं है. फिलहाल जो हमारे एनसीईआरटी में हम उन्हें ही देखते हैं. सबसे पहले हमारा अगला टॉपिक होता है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज. सबसे पहले स्केलर क्वांटिटीज को देखते हैं. स्केलर क्वांटिटीज आर क्वांटिटीज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड. वो क्वांटिटीज जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो. ओके, जैसे कि मास, टेम्परेचर, डिस्टेंस. ओके, वेक्टर क्वांटिटी. और एक और बार, स्केलर क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होती है
और वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटीज आर क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज है जिनमें मैग्नीट्यूड तो होगा ही, पर मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होगा। जैसे इसमें मैंने बोला कि आपको 60 मीटर चलना है, पर इसमें मैं बोलूँगी आपको 60 मीटर ईस्ट चलना है या वेस्ट चलना है या नॉर्थ या साउथ, यानी इसमें मैग्नीट्यूड तो दिया है पर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी दिया है। और वेक्टर क्वांटिटीज कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव and 0. Okay, these are the examples of vector quantities. Displacement, position and force. Displacement is the shortest distance between initial position and final position. इसके बारे में मैं आपको काफ़ी अच्छे से समझाऊंगी आगे। मोशन along a straight line, यही हमारे इसी मोशन को हमें अच्छे से समझना होगा क्योंकि इसी मोशन का हमारे पूरे चैप्टर में यूज़ है। एक स्ट्रेट लाइन, when an object moves along a straight line, the motion of an object is called motion in a straight line or rectilinear motion. यानी जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में तो फिर उस मोशन को हम कहते हैं रेक्टिलिनियर या फिर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। जैसे कि एक कार जो है वो हाईवे पे ट्रैवल कर रही है, तो मान लीजिए ये हमारा हाईवे है एंड दिस इज आवर कार, तो कार का जो मोशन होगा वो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन होगा या फिर रेक्टिलिनियर मोशन। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अब आगे के टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं जो है डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस? टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। यानी टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज इट्स डिस्टेंस। मतलब ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये इतना डिस्टेंस मूव करता है, यानी कि टोटल पाथ जो उसने मूव किया, दिस इज द डिस्टेंस। एंड डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। स्केलर क्वांटिटी है यानी इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, because it is a scalar quantity and it is always positive, it can't be negative or zero। अगर हमारा जीरो डिस्टेंस होता है यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है। Let's see the other point which is displacement. It is the shortest distance between initial and final position. It is a vector quantity. It can be zero, negative or positive. यानी displacement जो है वो हमारा initial and final position के बीच में जो shortest distance है वो है। यानी कि जैसे हम इतना कवर करते हैं, दिस इज आर डिस्टेंस, ये 3 मीटर एंड दिस इज 4 मीटर, हमने चलना यहाँ से स्टार्ट किया, तो फिर हमारा डिस्टेंस तो होगा 7 मीटर, पर हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इनिशियल पोजीशन मतलब स्टार्टिंग पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन यू ऑल नो। फाइनल पॉइंट यानी कि जो हमारा डिस्टेंस तो 7 मीटर, बट व्हाट इज आवर डिस्प्लेसमेंट? इट इज द शॉर्टेस्ट, यानी कि ये होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ओके, इसको एग्जांपल से हमें बेटर समझ आएगा। अ साइक्लिस्ट ट्रेवल्स अराउंड अ 500 मीटर सर्कुलर ट्रैक 10 टाइम्स। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड बाय हिम? यानी एक साइक्लिस्ट है, वो एक राउंड पाथ जो कि जिसका सर्कमफेरेंस यानी कि उसकी लेंथ 500 मीटर है, यानी कि सर्कमफेरेंस इन कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स, उसको 10 राउंड्स लगाता है, तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्टेंस हम सिंपली निकाल सकते हैं 500 मल्टीप्लाइड बाई 10 बिकॉज इट इज द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, सो डिस्टेंस विल बी 5000 मीटर। बट व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? यहीं से उसने चलना शुरू किया, भले ही उसने कितने भी राउंड लगाए, 2 3 4 5, पहुंचा लास्ट में यहीं पे है, यानी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है, यानी दोनों सेम है, उनके डिफरेंस होगा 0, दैट्स वाई डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। ओके, और कभी भी डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता है, वो उसके इक्वल हो सकता है, पर कभी भी डिस्प्लेसमेंट बड़ा नहीं हो सकता है डिस्टेंस से। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। A person travels 4 meter towards east, then turns left and travels 3 meter towards north. ये इसका डायग्राम है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। ओके, तो सबसे पहले पर्सन ने जहाँ से चलना स्टार्ट किया, तो ये हुआ उसका इनिशियल पोजीशन। उसके बाद 4 मीटर ईस्ट, उसके बाद लेफ्ट टर्न होके चला वो 3 मीटर, यानी कि उसकी फाइनल पोजीशन ये है। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? 4 + 3 7 मीटर इज इट्स डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? दिस इज हिज डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, जिसमें होता है हमारा p² + v² = h², यानी हाइपोटेन्यूस इक्वल्स टू
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ये हमारा हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इज 16 प्लस 9 रूट 25 दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर हो गया डिस्प्लेसमेंट। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक विच इज स्पीड। स्पीड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। और ये एनसीईआरटी में जो इसके सिंबल्स है, स्पीड का है v, डिस्टेंस का है s और टाइम टेकन का है t। स्पीड क्या हुई, v इक्वल्स टू एस अपॉन 2। जब हमने इसमें एनसीईआरटी की दी हुई सिंबल्स को यूज किया तो स्पीड का फॉर्मूला हुआ v इक्वल्स टू एस अपॉन t। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट ने 60 किलोमीटर कवर किया 3 आवर में, व्हाट इज इट्स स्पीड? Distance is 60 kilometer, time taken is 3 hours, so speed will be 60 upon 3 which is 20 kilometer per hour. Speed की units है kilometer per hour, meter per second. These are the units of speed. What is average speed? Total distance traveled upon total time taken. हमारा next topic है average speed. It is जैसे कि हमारे पास 2-4 लोग हैं, 2-4 लोगों की हमें डिस्टेंस ट्रैवल और टोटल टाइम दिया है, तो हम सबसे पहले उनका सारा डिस्टेंस टोटल करेंगे, उसके बाद सारा टोटल टाइम टेकन करेंगे, फिर हमें मिल जाएगी उनकी एवरेज स्पीड। जैसे कि हम एग्जांपल से देखते हैं, ए ने कवर किया 5 किलोमीटर 1 घंटे में, बी ने कवर किया 10 किलोमीटर 1 घंटे में, तो उनकी एवरेज स्पीड क्या होगी? 5 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर यानी कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड टोटल टाइम टेकन 1 hour plus 1 hour यानी 15 kilometer upon 2 hour that is 7.5 kilometer per hour. So this is our average speed. And speed is a scalar quantity. Let's see velocity. What is velocity? Velocity is displacement upon time, जिसमें डिस्प्लेसमेंट का सिंबल होता है x, टाइम का t और वेलोसिटी का v होता है। स्पीड और वेलोसिटी का सेम सिंबल्स है, और जबकि चैप्टर में हमें स्पीड नहीं, ज़्यादातर कॉन्सेप्ट्स आएंगे वेलोसिटी के। ओके, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का है x, टाइम का है t और वेलोसिटी का v। जब हमें एवरेज वेलोसिटी निकलनी है तो हम उसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अब हम देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इट इज कॉल्ड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि जब एक ऑब्जेक्ट जो है इक्वल डिस्टेंसेस कवर करेगा इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो फिर उसे कहा जाएगा यूनिफॉर्म मोशन। सच एज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दीज आर द पॉइंट्स। ये कवर किया 1 आवर में, साढ़े 40 किलोमीटर है मान लीजिए। 1 आवर यानी हमारी स्पीड जो है वो सेम रही है, इसीलिए हम ये जो मोशन है वो कहलाएगा यूनिफॉर्म मोशन। एग्जाम्पल, अ कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विथ अ कांस्टेंट स्पीड इज सेड टू हैव इन यूनिफॉर्म मोशन। एक कार जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है उसे कहा जाएगा कि वो यूनिफॉर्म मोशन में है। अब अगला टॉपिक देखते हैं जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। An object is said to be in non-uniform motion when it covers unequal distances in equal intervals of time or equal distances in unequal intervals of time. Let's see our next topic which is acceleration. The rate of change in velocity is called acceleration. यानी velocity के rate में जब change आता है तो उसे कहते हैं acceleration. इसकी unit होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Acceleration equals to final velocity minus initial velocity upon time taken. एक्सेलरेशन कब होता है? a, फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी u, टाइम टेकन इज t। इसलिए हमारा फॉर्मूला बनता है a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन t। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। अ बस इंक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर आवर -1 to 100 किलोमीटर आवर -1 in 5 सेकेंड। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। यानी हमारी u यानी कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 80 किलोमीटर आवर -1, फाइनल वेलोसिटी है 100 किलोमीटर आवर -1, टाइम है 5 सेकेंड। तो सबसे पहले इनको हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकेंड। इन्हें कन्वर्ट करने के लिए हम किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए ऊपर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में 60 मल्टीप्लाइड बाई 60, तो हमें मिलेगा 200 अपॉन 9 विच इज इक्वल टू 22.22 मीटर पर सेकेंड। And final velocity which is 100 kilometer per hour, and when we convert into meter per second we get
27.77 meter per second. Acceleration equals to v minus u upon 2, 27.77 minus 22.22 upon 5, which is 5.55 upon 5, which is equal to 1.11 meter per second square. So this is our answer, and this is the acceleration. It means the rate in change of velocity. Retardation. A body is said to be in retardation if it decreases its velocity with respect of time. एक बॉडी को तब कहेंगे कि वो रिटार्डेशन में जब उसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होगी. इसका सिंपल में निगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन. अगर हमारा एक्सेलरेशन निगेटिव होगा तो फिर उसे रिटार्डेशन कहेंगे या डी एक्सेलरेशन. अब हमारे 2 पॉइंट्स बचे हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. तो सबसे पहले यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को देख लेते हैं. A body is said to be in uniform acceleration if its velocity increases or decreases with same rate. अगर हमारी जो velocity होगी वो increase या decrease होगी same rate से, तो फिर उसे कहते हैं हम uniform acceleration. जैसे कि motion of a freely falling body. एक कोई भी freely falling body जब गिरती है तो फिर उस motion को कहते हैं uniform एक्सेलरेशन, क्योंकि अगर वो अपना वेलोसिटी का रेट चेंज भी करती है तो वो यूनिफॉर्म रेट पे चेंज करती है, इसलिए उसे हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल मानते हैं. लेट्स सी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. A body is said to be in non-uniform acceleration if its velocity changes by unequal rate. अगर एक बॉडी जो अपना वेलोसिटी का रेट है वो अनइक्वल रेट होगा उसका चेंज होने का, तो फिर उसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. एग्जाम्पल, द मोशन ऑफ अ कार ऑन क्राउडेड रोड. एक कार का मोशन भीड़ भाड़ वाली रोड पे बीच बीच में उसे रुकना पड़ेगा, जिससे उसका जो रेट है वो डिफर करेगा, इसलिए उसे हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे. अब हमारा इस चैप्टर खत्म होने वाला है, बस इसमें एक टॉपिक बचा है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन. वो मैं अगले इस वीडियो का जो अगला पार्ट होगा उसमें उसे एक्सप्लेन करूँगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल.